कि हम सब को विदित है कि हमारे आदरणीय श्री मनोहर लाल सोनी जी, जो आहार यज्ञ नेचुरोपैथिक आरोग्य भारती जिला संयोजक मालवा प्रांत मध्य प्रदेश से हैं, और वह माइग्रेन की समस्या से समाधान कैसे हो इस विषय पर आज हम सबको मार्गदर्शन देंगे। तो मैं सम्मान के साथ परम आदरणीय मनोहर लाल सोनी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हम सबको आज माइग्रेन के ऊपर अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। ओम। दादाजी है। जी दादाजी पधारें। बिल्कुल मन को हरण करने वाले आदरणीय दादाजी। दादाजी इसलिए नहीं कहते हैं कि अभी हम उन्हें 18 साल का मानते हैं, अभी उनमें ऊर्जा जो है युवाओं की है, इसलिए दादाजी नहीं कहते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उम्र में बड़े हैं हमारे से, वो 84 साल के हो गए हैं अभी, तो इसलिए जी वो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने अपने कार्यक्रम में मुझे स्थान दिया। मुझे भी अच्छा लगता है। मैं बहुत देर से आपका योग भी देख रहा था, कर भी रहा था साथ में, बहुत सुंदर कार्यक्रम में। तो आज हमने ये तय किया था कि सर दर्द मनुष्य की एक आम समस्या होती है, और उसमें माइग्रेन तो सबसे खतरनाक होता है। सर दर्द अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक कारणों से होते हैं। सर दर्द वैसे कोई अपने आप में कोई भी रोग नहीं, ये दूसरे रोगों के कारण परिणाम स्वरूप हमको भुगतना पड़ता है। खराबी शरीर में कहीं और होती है, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हमारे सर में जो दर्द प्रारंभ होता है, क्योंकि वो बहुत असह्य हो जाता है, इसलिए हम उसको ही दर्द मानते हैं, उसको ही रोग मानते हैं। और जनरली जब मालूम ही नहीं पड़ता है कि लक्षण जो दिख रहे हैं इसका कारण कहाँ पर है, जब कारण पता नहीं चलता है तो उसका उपचार भी कोई नहीं करता है। हम सतही उपचार करते हैं। पेन किलर एक उसका सबका बेस्ट उपाय आज के ज़माने में चल रहा है। एक गोली ली और सर दर्द बंद हो जाता है। बंद तो नहीं होता वो, लेकिन महसूस नहीं होता है। ब्रेन से जो कनेक्शन है वो काट देता है। ब्रेन को पता ही नहीं चलता है कि दर्द हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज इस सर दर्द के बारे में थोड़ी चर्चा प्रारंभ करते हैं अपन। प्रायः सिर में किसी न किसी प्रकार की जब अस्वस्थता या बेचैनी होती है तो उसको हम दे देते हैं नाम कि सर दर्द हो रहा है। वास्तव में सर दर्द कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये कुछ बीमारियों के लक्षण हैं। सिर दर्द प्रायः सामान्य रोग की ही श्रेणी में आता है, परंतु कभी कभी मस्तिष्क में कैंसर की गठान हो या मस्तिष्क आवरण में सूजन हो तो ये घातक माना जाता है। वैसे सर दर्द आम समस्या है, उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी इसके घातक परिणाम होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर दर्द कितनी प्रकार का। माइग्रेन उसमें से एक है। एक होता है संवेग जनित शिरोवेदना। ये तनाव, दबाव, डिप्रेशन, विक्षोभ, मन में बहुत भयंकर दुख चल रहा हो तो उसमें सिर जकड़ा हुआ होता है। चुभती हुई वेदना, अत्यंत बेचैनी, अनिद्रा, और जब ज़्यादा इसका रूप बढ़ता है तो बेचैनी के साथ मितली, पेट में कुछ हलचल होती है
और उल्टी हो जाती है, वमन। ये देखा गया है कि वमन होने के बाद ये सर दर्द शांत हो जाता है। तो ये समझ में आता है कि वमन होने से यदि सर दर्द शांत होता है तो पेट से भी इसका संबंध है। अब पेट में क्या संबंध होना चाहिए, ये आपको कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग किए हैं, विदेशों में भी प्रयोग हुए हैं इसके। उनके कुछ प्रयोग हैं, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ब्राजील के शोध कर्मियों के अनुसार माइग्रेन तथा सिर दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता है दिमाग में न्यूरोकेमिकल हार्मोन का असंतुलन। आप जानते हैं कि ब्रेन हार्मोन बनाता है जिसको न्यूरोकेमिकल, बहुत सारे केमिकल पैदा करता है वो, इनको न्यूरोकेमिकल बोलते हैं। ये नियमित रूप से यदि शरीर में चले तो हमारे शरीर की सारी गतिविधियां अच्छी प्रकार से होती है। लेकिन इनमें जब अनियमितता आती है तो कई प्रकार के हार्मोन जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं और कुछ हार्मोन की अधिकता हो जाती है, तब सारे शरीर की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है और परिणाम में हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब ये अलग अलग उम्र के हिसाब से भी होता है, महिला पुरुष का भी इसमें अंतर आता है। वैज्ञानिक अपने गहन जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि माइग्रेन को पैदा करने में एक हार्मोन का नाम आपको बताता हूं, याद रखना, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का स्तर जैसे ही कम हुआ वो व्यक्ति माइग्रेन का शिकार हो जाता है। मेलाटोनिन की कमी से रोगी अनिद्रा की चपेट में आता है। सबसे पहला जो असर होता है कि नींद नहीं आने देता हो। मेलाटोनिन हार्मोन आपके लिए नींद लाता है, नींद में गहन विश्राम आपको करवाता है और वो गहन विश्राम की जब कमी आ जाती है, सिर में अनेक प्रकार से चक्कर आना, कभी आँखों के सामने तारे चमकना, आँखें नीची हुई रखना, लाइट आपको सहन नहीं होता है, इस प्रकार से कई प्रकार के लक्षण इसमें दिखते हैं मेलाटोनिन की कमी से। मेलाटोनिन अन्य अनेक शारीरिक क्रियाकलापों में भी भाग लेता है, केवल वो नींद ही नहीं लाता है बल्कि आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। आपके शरीर में जब आप गहन निद्रा में होते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन शरीर से सारे विषयों को और जो भी गड़बड़ियाँ टूट फूट शरीर में होती है उन सबको रिपेयरिंग करने को, इस सब के लिए मेलाटोनिन की जवाबदारी। अब ये मेलाटोनिन जैसे ही कम होता है तो तमाम तरह की आपके शरीर में अव्यवस्थाएं पैदा हो जाती हैं, अनिद्रा, रात्रि के समय मेलाटोनिन का लेवल बढ़ता है, किंतु कृत्रिम रूप से भी लोग इसे दे देते हैं। आजकल मेडिकल ने इतने उपचारों की व्यवस्था कर ली है कि जो हार्मोन हमारे शरीर में नहीं निकलता है तो गोलियों के रूप में दे देते हैं। लेकिन गोली का और हमारे शरीर में निकलने वाले हार्मोन का कहीं भी तालमेल नहीं बैठता है। शरीर बाहर से आए हुए व्यक्ति को सब वस्तु को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो सदा हुआ काम है उसका, जो अपने अंदर पैदा हुआ है वो उसी से काम लेना चाहता है। तो इसमें रात्रि के समय इसका लेवल बढ़ता है और आप गहन निद्रा में जब जाते हैं तो आपका सर दर्द अपने आप ही बंद हो जाता है। अब ये महिलाओं में भी होता है, तो महिलाओं में इसके कारण कुछ और हैं। ऋतुस्राव संबंधित माइग्रेन का संबंध मेलाटोनिन से भी है। प्रकाश रहित जगह में सोने से मेलाटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए व्यक्ति को प्रकाश सहन नहीं होता है। जब माइग्रेन आता है तो वो आंखें बंद करके एकांत में शांत कमरे में, अंधेरे कमरे में उसको बड़ा आराम मिलता है। लाइट उसको सहन नहीं होता है क्योंकि लाइट में मेलाटोनिन कम निकलता है, बंद ही हो जाता है। एक कारण और भी होता है सर दर्द का, साइनस
आपकी ये नाक और आँख के बीच में जो क्षेत्र रहता है हमारा ये, और ये कपाल तक, इसमें पूरे में सूजन आ जाती है। तो आपको लगता है जुकाम हो गया है, नाक से पानी बहने लगता है और सर दर्द प्रारंभ हो जाता है। एक विषजन्य सर दर्द होता है, टॉक्सिक। कोई बीमारी है आपको, लगातार आप दवाइयाँ खा रहे हैं। आप जानते हैं कि मेडिकल की जितनी एलोपैथिक की दवाइयाँ सब पॉइजन से बनी होती है। ये विष जब शरीर में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो इससे कई अंग हमारे प्रभावित हो जाते हैं। कहीं बहुत से अंगों में सूजन आ जाती है, कहीं इस विष के कारण इतना टॉक्सिन पैदा हो जाता है कि सारे शरीर के हमारे हार्मोनल सिस्टम बिगाड़ देता है। एक सर दर्द जो होता है रक्तहीनता के कारण होता है। कभी कभी सिर को रक्त नहीं मिलता और कभी कभी ज़्यादा मिलता है। ये अव्यवस्था इसलिए होती है कि हमारे कपाल में रक्त नियंत्रण के लिए कुछ नाड़ियाँ हैं। वो रक्त की मात्रा को निर्धारित करती है कि कितना रक्त सिर में प्रवेश करना चाहिए। कभी कभी इतना कम हो जाता है कि रक्तहीनता, लो बीपी हो जाता है। लो बीपी वालों को प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है कि सिर में रक्त की कमी हुई, उन्हें सिर दर्द चालू हो जाता है। कभी कभी ये नलिकाएं फैल जाती है और अति मात्रा में रक्त सिर के अंदर प्रवेश हो जाता है, तो उससे सिर फटा फटा जाता है, बड़ा भड़ की आवाज़ आती है, जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो भीतर। तो ये रक्त की नलिकाएं कभी ज़्यादा और कभी कम रक्त का सप्लाई जब सिर में करती है, तो उनको नियंत्रण करने वाली जो कैपिलरी सिस्टम है हमारे कपाल में, वो खराब हो जाता है। उसके कारण भी ये होता है। एक सिर दर्द होता है अवरोधजन्य, रक्त का प्रवाह है और उसको थक्के बन जाते हैं नलियों में, तो कई जगह रक्त रुक जाता है और कई जगह आवश्यकता वो पहुंचता नहीं है। अवरोध पैदा हो जाता है इनमें। अब ये क्या होता है, कभी जैसे आपको ठंड लग गई या कभी गर्मी के दिनों में आप घूम रहे हैं और सिर बहुत गर्म हो गया है आपका, या जैसे कुछ लोग अपनी आदतों के कारण शराब, मांस, भांग, गांजा, तंबाकू, अफीम, इन चीज़ों का जब सेवन करते हैं तो उच्च रक्तचाप उनको हो जाता है और ऐसे में उनको पिछले गर्दन की तरफ से सिर का जो सप्लाई है वो प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से अवरोधजन्य सिर दर्द। एक सिर दर्द होता है तनावजन्य, लगातार आपको काम का बोझ है या किसी से कुछ बातचीत हो गई है या कोई ऐसी बड़ी चिंता में आप डूबे हो और आपको लगातार तनाव हो रहा है सिर में, तो सिर की नलिकाएं थक जाती है। वो इतनी थक जाती है कि उनका रक्त सप्लाई ठीक से शरीर में नहीं हो पाता है। ये ऐसा तनावजन्य सिर दर्द होता है। डिप्रेशन से भी सिर दर्द होता है। और पैतृक, यदि हमारे परिवार में, ये सबके लिए तो नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए होता है, परिवार में यदि उनको, अगर किसी को, माता पिता को या किसी को हो रहा है तो उनको भी होता है। ऐसे कुछ ही लोगों को होता है। आँख में यदि कोई खराबी है, आपको दृष्टि में नंबर बढ़ गए हैं चश्मे के या मोतियाबिंद पकने वाला है, आप बार बार प्रेशर लगाते हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए, तो उस प्रेशर के कारण भी सर दर्द होता है। मानसिक तनाव, अब कुछ लोगों का स्वभाव होता है झगड़ालू प्रवृत्ति, अति महत्वाकांक्षा, ईर्ष्यालु, ये, इनको भी इस प्रकार से जब ज़्यादा तनाव रहता है तो उससे भी सिर दर्द होता है। अब सिर दर्द में अंदर परिवर्तन क्या होता है सिर में, कुछ हम उसको रासायनिक तरीके से समझते हैं। दिमाग के रक्तवाहिनियों के अंदर एक सिकुड़न पैदा होती है, ये रक्तवाहिनियाँ सक्रिय हो जाती है, उससे रक्त का सप्लाई कम होने लगता है, तो दर्द की अनुभूति हमें होती है। माइग्रेन से मस्तिष्क को स्थायी आघात नहीं मिलता, क्योंकि एक दौरा होता है और दौरे के पश्चात दिमाग फिर सही ढंग से अपना काम जब करने लगता है तो कुछ वो गड़बड़ उसमें नहीं दिखती है। माइग्रेन के दौरे के समय आँखों के सामने रेटिना में स्थित रक्तवाहिनियाँ सक्रिय हो जाती है। इससे मस्तिष्क के जिस हिस्से में सिर दर्द होता है
उसमें खून का दौरा कम होता है। खून की नलियाँ तंग होने से रक्त प्रवाह काफ़ी कम हो जाता है। दिमाग में खून का दौरा सामान्य से अधिक होने से खोपड़ी के ऊतकों में भी दर्द की अनुभूति होती है। अब ये तो सब हुआ, आप भी बहुत सारे लोग इससे परेशान हुए होंगे। मैं स्वयं भी इस रोग से पीड़ित रहा हूँ, और जब ये हो जाती है तो बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाता है, व्यक्ति सर दर्द उतर जाता है और बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब उपचार मुख्य रूप से हम योग में भी इसका उपचार बताते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करना है, क्योंकि ये लोग पेट से संबंधित। एक कहावत आपने सुनी होगी, आंत भारी तो माथ भारी। आंतें यदि भारी है आपकी तो माथा आपका भारी, यानी दर्द। अब आंतों में क्या होता है? कब्ज। कब्ज की समस्या जिसको है, मल उसका बाहर निकलता नहीं है। मल बाहर नहीं निकलने से सड़ांध आती है, मल में गैस बनती है और तमाम वो गैस सिर की तरफ जाती है। और 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। तो आंतों में कब्ज न रहे, जब हम कब्ज का उपचार करते हैं तो सर दर्द की समस्या हमारी समाप्त हो जाती है। तो अब देखिए, आपके सर दर्द का रोग एक कोई रोग नहीं है, वो क्या हुआ है? आंतों की वजह से हुआ है। आंतों में जनरली लोगों को, मेरे ख्याल से 90% लोगों की आंतें खराब है। कारण उसका क्या है कि एक तो भोजन आप जिस प्रकार का आजकल करते हैं, जनरली कुछ लोग ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर भोजन जैसा हम करते हैं वो मैदे का होता है। मैदा जब आंतों में चिपकता है तो वो निकलता नहीं, बड़ी मुश्किल से उसको आप कितना भी निकालो, लेकिन वो आंतों में चिपक करके सड़ता है। सड़ांश के कारण वह गैसेस पैदा होती है और उन गैसों के कारण सर भारी हो जाता है। और भी वहाँ जब अन्न सड़ता है तो कीड़े भी पड़ते हैं। कई प्रकार के पैथोजेंस जो हानिकारक विषाणु होते हैं वो अनेक रोग पैदा करते हैं सर दर्द के साथ साथ। तो सर दर्द भी उनमें से एक रोग है। रोग का परिणाम है, लक्षण है। तो एक कारण हमने बताया आपको, कब्ज। ये कब्ज का रोग अगर ठीक हुआ, उसके लिए भी कुछ उपचार बताएंगे कब्ज के बारे में। दूसरा कारण होता है अचानक ठंड का लग जाना। अचानक ठंड के दिनों में लगता है तो ठंड के कारण से भी सर दर्द होता है। अब इसमें जो उपचार मैं बता रहा हूँ आपको, कब्जे का किया आपने, तो एक उपचार हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में इसका ऐसे करते हैं, पेट को गर्म ठंडा सेका जाता है और मिट्टी की पट्टी उस पर रखी जाती है, तो धीरे धीरे ये कब्ज हमारा दूर हो जाता है। अब जब पित्तजन्य सिर दर्द होता है, कभी कभी हमने गर्मी के दिनों में देखा है, खट्टी चीजें हमने खाई नहीं कि हमको सर दर्द हुआ, पित्त की मात्रा जैसी बढ़ी, उसको हम कुंजर क्रिया करते हैं। पानी पिया, आप योग में जानते हैं, षटकर्म में है ये। पानी पिया और पानी को उलट दो आप, थोड़ा झुक करके, पेट खाली हो जाएगा आपका। और वैसे भी बहुत से लोगों को उल्टी अपने आप हो जाती है, जैसे उल्टी होती है तो उसके बाद में वो ठीक हो जाते हैं। तो हमारे योग में व्यवस्था है
कि कुछ दिनों तक लगातार हम पंजर क्रिया करें और पेट को बिल्कुल पित्त से खाली कर लें। पित्त की मात्रा बढ़ने से सर दर्द होता है। सिर में खून की अधिकता से उत्पन्न सिर दर्द में हम सिर पर मिट्टी की पट्टी, जब ज़्यादा मात्रा में खून होता है सिर में और उसके कारण यदि दर्द होता है तो हम कपाल पर मिट्टी की ठंडी पट्टी, ये प्राकृतिक चिकित्सा के उसमें आता है, उसको जब मिट्टी गर्म हो जाती है तो 20 मिनट बाद दूसरी पट्टी हम रख देते हैं। पानी की भी पट्टी रख सकते हैं, जैसे बुखार के दिनों में रखते हैं आप। एक होता है हमारे फुटबाथ प्राकृतिक चिकित्सा में, जो गर्म पाद स्नान, इसमें एक बाल्टी में पानी गर्म करके उसमें पैर को डुबो के रखते हैं और पूरे बदन को कपड़े से ढक देते हैं और सिर पर हम डालते हैं ठंडा पानी। ठंडा पानी करने से सिर की नसें जैसे सिकुड़ती है, ठंड पा करके रक्त की नलिकाएं सिकुड़ती है तो जो ज़्यादा मात्रा में सिर में रक्त आ रहा था वो ठंडा करने से रक्त की नलिकाएं ऊपर से सिकुड़ेगी और नीचे पैरों की तरफ हम गर्म इसलिए करते हैं कि वो सिकुड़े के कारण जो रक्त का बहाव हमारा सिर से पैर की तरफ लौट जाएगा। पैर की नसें फूल जाएगी, वो अपने रक्त को नीचे खींच लेगी और सिर में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी। ये क्रिया को बोलते हैं फुटबाथ प्राकृतिक चिकित्सा में। ये तो कभी ऑफलाइन में कार्यक्रम होगा या ऑनलाइन में इसका, तो इसको दिखाएंगे किस प्रकार से दिया जाता है। आप में से यदि कोई जानता हो प्राकृतिक चिकित्सा तो उन्हें पता होगा इसका। एक ये होता है कि मान लो सिर में रक्त की मात्रा कम है, ये तो सिर की में रक्त की मात्रा ज़्यादा हो गई। अब यदि कम है, किसी को लो बीपी रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए कि जैसे चारपाई आप बिछाते हैं तो पायदाने की तरफ के पायों के नीचे एक एक ईंट लगा लो। ईंट लगाने से रक्त का फ्लो सिर की तरफ हो जाएगा। तो रक्त का फ्लो सिर की तरफ हो जाने से रक्त में सिर में रक्त की मात्रा बढ़ जाएगी। जिनको रक्त कम मिल रहा है उसके कारण सर दर्द हो रहा है, तो ये इसका इलाज इस प्रकार से भी होता है। इसको योग में भी बताएंगे, ये तो अभी प्राकृतिक हम बता रहे। योग में जब बताएंगे तो सर्वांगासन होता है। पैरों को उत्तान पाद, पैरों को थोड़ा 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे उठाओ और सिर की तरफ अपने आप रक्त होने, वो एक योग में व्यवस्था है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में हमने बताया आपको फुटबाथ, और इसके लिए बताया आपको चारपाई के नीचे पायदान की तरफ ईंट लगा लीजिए। कटी स्नान, कटी स्नान 2 प्रकार से होता है। एक टब होता है, उसमें पानी भर दिया जाता है ठंडा, और एक टब दूसरा लिया जाता है, उसमें रख दिया जाता है गर्म पानी। गर्म पानी में बैठेगा कटी, केवल कमर का भाग उसका डूबेगा, पाँव बाहर रहेंगे और नाभि से ऊपर का धड़ ऊपर रहेगा, नाभि से नीचे और कूल्हे वाला भाग, ये पेड़ू आपका पूरा पानी में डूबा रहेगा। 3 मिनट गर्म पानी में रखेंगे उसे, फिर उठ के बैठेंगे दूसरे टब में जिसमें ठंडा पानी भरा है। 1 मिनट हम उसमें बैठेंगे, 3 मिनट, 1 मिनट, इस क्रिया को हम 4 बार दोहराएंगे। इससे क्या होगा, हमारी आंतों के अंदर एक्टिव हो जाएगी आंतें, उनमें ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा बढ़ेगी, उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी। वहाँ जो भोजन नहीं पच रहा है वो पचना शुरू होगा, जो निकल नहीं रहा है वो निकलना शुरू होगा, आंतें एक्टिव हो जाएगी, पूरा पाचन संस्थान आपका ठीक हो जाता है कटी स्नान से। लीवर भी सही काम करने लगता है, गुर्दे भी सही काम करने लगते हैं, तो आंतों में गति आ जाती है, उनमें बल आ जाता है। कुछ बोले क्या आप लोग? नहीं, वो कोई किसी ने अनम्यूट कर लिया था, म्यूट कर दिया मैंने जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। दूसरा, यदि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से आपको सिर दर्द हो रहा है, तो एक उपाय हम आपको बताते हैं, रीढ़ स्नान। आपकी रीढ़ है, इसको ठंडा करना है। कैसे करेंगे? जैसी सुविधा आपके पास। हरिओम सर, तो कटी भाग वाला फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए, तो उसमें कैसे हाँ, करेंगे? बिल्कुल, आप बराबर पूछिए।
इसके बाद भी पूछेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। कटी स्नान, कटी यानी कमर, कमर के भाग को ठंडा करना है और गर्म करना है। गर्म ठंडा दोनों हम करेंगे बारी बारी से। तो होगा क्या, गर्म पा करके आंतें फैलेगी, आंतों के अंदर जो ब्लड की नसें हैं वो फैलेगी, और जैसे हमने ठंडा किया तो वो सिकुड़ेगी। हम एक बार उनको फैलाना चाहते हैं, दूसरी बार उनको हम सिकोड़ना चाहते हैं। उससे क्या होगा, उससे रक्त के अंदर एक तरह की हलचल मचेगी, और जो गंदा रक्त है, रुका हुआ रक्त है, वो वहां से हट जाएगा और उसका स्थान ले लेगा ताजा रक्त। तो जो निर्जीव हो चुकी है हमारी आंतें, जिनमें कोई मोशन नहीं है, हलचल नहीं है, जो अन्न जहाँ पड़ा है वो पड़ा है, वो पच नहीं रहा है, जो पच चुका है वो बाहर निकल नहीं रहा है, कब्ज हो रही है, तो उन आंतों में जान लाने के लिए, उनमें रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए, लीवर में भी, तो लीवर भी सही होगा, आंतें भी सही होगी, पैंक्रियाज आपकी वो डायबिटीज वाली समस्या भी समाप्त हो जाएगी, कब्ज वाली समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आंतें यदि आपकी अच्छी हो गई है तो सर दर्द का रोग तो गया आपके यहाँ से। जिसका पेट अच्छा है, वही कहावत कि जिसकी आंत भारी उसका माथ भारी। आंतें यदि भारी है तो माथा भारी रहेगा, और आंतें यदि हल्की फुल्की है, आपकी स्वस्थ है, पेट स्वस्थ है आपका, तो माथा भी स्वस्थ है आपका। और जिसका सिर अगर स्वस्थ है तो आराम से चैन की नींद सो सकता है, वो आराम से बातचीत कर सकता है, वो आराम से भोजन का आनंद ले सकता है, वो अपने परिवार में सबसे हंसी खुशी से बात कर सकता है। यदि सिर किसी का भारी है तो वो न तो बात कर पाएगा, न काम कर पाएगा, न सो पाएगा, न खा पाएगा, उसको कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये उपाय हम आपको एक बता रहे हैं, और इसे आप दैनिक ले सकते हो। इसमें कुछ कोई खास चीज़ नहीं। मेरे पास अभी भी यहाँ रखा हुआ है सामान, 2 टब हैं यहीं रखे हैं मेरे पास में। एक टब में गर्म पानी भरिए, एक में ठंडा, और इतना पानी भरिए कि आपके बैठने के बाद वो पानी टब से बाहर नहीं जाए, क्योंकि पानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 इंच 5 इंच रखते हैं, और जब बैठते हैं तो वो पानी ऊपर तक आ जाता है। तो ये तो आप अंदाज कर लेंगे, क्योंकि एक बार आप बैठ के देख लो और पानी डालते जाओ, बराबर लेवल में आ जाए, उठोगे तो नीचे चला जाएगा। तो आप पहले गर्म टब में बैठेंगे कितने मिनट, 3 मिनट, याद रखिए इसको अच्छी तरह से। वहां से उठ के फिर आप ठंडे पानी में बैठेंगे 1 मिनट, गर्म पानी में 3 मिनट, ठंडे पानी में 1 मिनट। और जब आप गर्म पानी में बैठते हैं तो सिर पर एक ठंडे पानी की पट्टी लगा लेंगे, कपड़े की, एक टॉवेल, छोटा नेपकिन, उसको आप ठंडे पानी में डुबाएंगे, थोड़ा निचोड़ करके सिर पे रख लेंगे, सिर में थोड़ा पानी का हाथ लगा लेंगे, यानी सिर को ठंडा रखेंगे। कमर में गर्मी लगेगी तो वो हमारे सिर तक पहुंचती है, तो वो सिर तक ना पहुंचे, इसके लिए हम एक ठंडी पट्टी, जब हम गर्म टब में बैठते हैं और जैसे हम ठंडे में बैठेंगे, पट्टी को अलग रख दो। ये तो हो गया आपका कटी स्नान। इस कटे स्नान से आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, अच्छी भूख लगेगी, कब्ज रहेगी नहीं, गैस बनेगी नहीं, लीवर की समस्या नहीं रहेगी, और यदि पाचन संस्थान यदि आपका अच्छा है तो आयु आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। एक दूसरा, रीढ़ स्नान। जब सर दर्द हो, बीपी बढ़ा हुआ हो, तो ये रीढ़ स्नान आपको बिल्कुल ऐसा काम करेगा कि सबसे बड़ा वैद्य आपका घर में ये रीढ़ स्नान। कैसे करेंगे, एक तो यदि कोई साधन न हो तो व्यक्ति को औंधा लिटा दो, और उसकी रीढ़ पर ठंडे पानी में भिगाया हुआ कपड़े से आप ऐसे फेरते जाओ, ऐसे ऐसे फेरते जाओ उसको, पीठ की तरफ, गर्दन से कमर की तरफ, कमर से गर्दन की तरफ, उसको घुमाते जाओ रीढ़ पर। फिर वो गर्म हो जाएगा तो फिर ठंडे पानी में डुबा लो, फिर उसको घुमाओ। ऐसे यदि 5 मिनट 10 मिनट आपने घुमाया तो बीपी भी उतर जाएगा, सर दर्द भी बंद हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं रीढ़ स्नान। अभी आपको बताया था कटी स्नान, अब मैं आपको एक बताता हूँ गर्म पाद स्नान, फुट बाथ।
फुटबाथ में क्या होता है, वो भी एक क्रिया है। उसमें गर्म पानी की एक बाल्टी लेते हैं जिसमें हम दोनों पैर रख देते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, स्टूल पर या कुर्सी पर। कुर्सी के सामने बाल्टी रखी होती है गर्म पानी की, उसमें दोनों पैर डाल लीजिए, जितना पानी सहन हो, जितनी गर्मी सहन हो। उसके बाद आपके शरीर को ढक लीजिए पूरा कपड़े से, हवा न लगे आपको, और सिर पे ठंडी पट्टी या पानी की धारा पूरे शरीर को एक रेगजिन से ढक लीजिए। जैसे नाई लोग कटिंग करते समय आपके ऊपर एक कपड़ा उड़ाते हैं, इस प्रकार से आप रेगजिन गले से नीचे नीचे उसको पहन लीजिए और यहाँ गले में उसको एक चेन लगा करके बंद कर दीजिए। फिर आपके सिर पे ठंडे पानी की धारा पानी की डालिए, जो रेगजिन के ऊपर से होकर निकल जाएगी, आपके बदन को गीला नहीं करेगी। वो भी प्रैक्टिकल आपको दिखा देंगे, उसका चित्र दिखा देंगे। इसको कहते हैं गरम पाद स्नान, फुट बाथ। इससे बीपी भी उतरता है, इससे नींद अच्छी आती है, इससे सिर बिल्कुल हल्का हो जाता है, सिर दर्द बंद हो जाता है, सर्दी जुकाम भी हो तो वो भी ठीक हो जाता है। और कई समस्या होती है, जैसे मुंह में कोई समस्या है, दांत दर्द हो रहे हैं, तो इस फुटबाथ से ठीक हो जाते हैं। सर दर्द हो तो ठीक हो जाता है। ऊपर के कमर से ऊपर के तमाम रोग इससे ठीक हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो मैंने आपको नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में जो उपचार हम देते हैं, इसमें रक्तचाप का इलाज, इसमें सर दर्द का इलाज, इसमें आपको दांत दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द हो कमर से ऊपर, वो सारे दर्द इससे समाप्त हो जाते हैं। अब ये 3-4 जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, आपने सुन लिए हैं। आप इसको व्यवस्थित रूप से अगर जानना चाहते हैं और, तो मैं आपको इसके चित्र दिखा दूंगा, या मैं किसी का अगर मान लो उपचार कर रहा हूँ तो उसका एक वीडियो बना करके आपके इसमें डाल दूंगा। कटी स्नान का भी और फुटबाथ का भी और रीढ़ स्नान का, ये 3 स्नान मैंने आपको बताए। इसके अलावा अब ये तो हो गए उपचार हमारे प्रैक्टिकल करने वाले। अब मैं आपको बताता हूँ भोजन, भोजन का इससे जो संबंध क्या है, भोजन से हम क्या करेंगे उपचार, उसको आप सुन लें। प्रारंभ में रोगी को 5 दिन के लिए आप फलोपवास करा दीजिए, केवल फल पे रहना और पानी पीना। भोजन पका हुआ करना नहीं है, दूसरा कुछ खाना नहीं है, केवल फल खाएं आप एक बार में एक ही प्रकार का फल खाएं। फिर 5 दिन आप रस, फलों के रस निकाल करके उससे 5 दिन बिताएं अपने। फिर धीरे धीरे वापस फलों पे आ जाए, और फिर आप पके हुए अन्न में आपको हम देंगे तो मूंग की दाल, पतली छिलके वाली मूंग की दाल का पानी पिएं, उसके साथ थोड़ा थोड़ा दलिया मिला के खाएं, और फिर साधारण भोजन पर आ जाए। ये 5-10 दिन का एक कार्यक्रम है ये। इसमें आपका किसी भी प्रकार का सर दर्द होगा और भी दूसरे रोग होंगे, वो इससे सब चले जाते हैं। आहार चिकित्सा है। लेकिन पित्तजन्य सिर दर्द हो, गर्मी के कारण अगर सिर दर्द हो, तो उसमें खट्टे फल न दें। जैसे नींबू है, टमाटर है, खट्टे फल नहीं दें, खट्टे फल से पित्त बढ़ता है। फलोपवास या रसोपवास यदि आप कर रहे हैं तो प्रत्येक 3 घंटे के अंदर एक प्रकार का फल खाएं। हर 3 घंटे के अंतराल में, अभी 250 ग्राम फल आपने ले लिए, 3 घंटे बाद फिर आप जितनी इच्छा हो फल ले लें। हर 3-3 घंटे में ये फल पच जाते हैं। एक बात यह है कि मोरारजी देसाई का नाम आपने सुना होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उनको माइग्रेन था, बरसों से था। उन्होंने क्या किया, 21 दिन का उपवास किया, फल पे रहे वो, फलोपवास 21 दिन से किया, और नींबू पानी पिया, संतरे का रस पिया,
इसी प्रकार से उनका ये रोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। अब योग चिकित्सा, ये आपको प्राकृतिक चिकित्सा में आहार चिकित्सा भी समझा दी। अब मैं बताता हूँ आपको कि योग में हम क्या करें। तो योग चिकित्सा में आप जल नीति, कुंजर क्रिया और शीतली प्राणायाम, रक्त की कमी यदि हो तो विपरीत करणी मुद्रा कर लीजिए आप, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। लेकिन यदि हाई बीपी हो तो शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन नहीं करें। किसी किसी को उच्च रक्तचाप हो, हाई बीपी हो, तो उसको ये न करना। साथ में और करने के लिए आपको जानु शीर्षासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन, योग मुद्रा, पद्मासन, ध्यान, और सबसे बड़ी चीज है आपको योग निद्रा। ध्यान और योग निद्रा, लोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये इसके लिए बिल्कुल आपको वैद्य का काम करेंगे, अमृत का काम करेंगे। ये हमारा यौगिक उपचार होता है। दूसरा, नाक में गाय का ताजा घी या सरसों का तेल ठंड के दिन हो तो ये 2-2 बूंद नाक में आप टपकाएं तो इससे आपको लाभ होगा। दूसरा प्रयोग ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारी नसें दिमाग की खाली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो 5 बादाम रात को भिगो दें और उनको पीस करके दूध के साथ उनका प्रयोग, गर्म गर्म कुनकुना दूध, वो करेंगे तो सिर की नसें हमारी मजबूत हो जाएगी और बार बार वो इस रोग से प्रभावित नहीं होगी। दूसरा, कपाल पर दालचीनी का तेल, चंदन या बेल का पेस्ट करके लेप लगा लें कपाल पर। जिनको सूर्योदय के साथ सिर दर्द होता है वो ये लेप भी लगा ले और 1 तोला गुड़ और उसमें 1 चम्मच गाय का घी मिला करके उसको खाएं कुछ दिनों तक। केसर को घी में मिलाकर सूंघें तो इससे भी माइग्रेन में लाभ होता। ये हमारा हो गया यौगिक उपचार और वो हो गया हमारा प्राकृतिक उपचार। और जो जनरली आजकल लोग लेते हैं पेन किलर, उसको तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो आपके लिए बड़ा हार्मफुल होगा, उसे तो कभी करना नहीं है आपको। जो उपचार आप ऐसा करें कि हमेशा हमेशा के लिए आप रोग से छुटकारा हो जाए। और ये सर दर्द तो लक्षण है, संकेत देता है कि आपके शरीर में कहीं कहीं गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को जितना जल्दी हम ठीक कर लेंगे उतना अच्छा है। कभी सर दर्द न हो तब भी गड़बड़ शरीर में रहती ही है, वो तो जब ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तभी सर दर्द बताता है कि आपके शरीर में गड़बड़ है। तो ज़्यादातर गड़बड़ हमारी होती है भोजन के अनियमितता से। हम गलत प्रकार के भोजन, फास्ट फूड वगैरह के प्रयोग करते रहते हैं, उन पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। भोजन सुधार, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा अपना स्वयं का। अभी नवरात्रि के दिन चले थे, चैत्र महीने में मैंने 9 दिन का उपवास किया और उसमें मैंने खाया क्या, कच्ची सब्जियां, उनको अच्छा बारीक काट करके उनका बनाया सलाद। वो सलाद ही मैंने 9 दिन तक खाया और केवल एक फल, तरबूज, बस। इनको खाते खाते 9 दिन हो गए और बिल्कुल पेट और स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। परंतु मेरे को शौक लग गया इसका, तो मैं अभी भी कंटिन्यू हूँ, अभी भी मैं वही खा रहा हूँ। अब मुझे 15 दिन हो गए करते करते। और आप जो देख रहे हैं, मैं आपके सामने प्रसन्न मुद्रा में बैठा हूँ और आप रह सकते हैं 15 दिन क्या, मैं तो अभी और आगे इसको बढ़ा रहा हूँ। अभी ये जितने दिन चल जाएगा इसको चलाता रहूँगा।
कभी कभी इच्छा हो जाएगी भोजन की तो वो भी कर लेंगे, ऐसा भी वो नहीं किया है कि इसको अब करेंगे ही नहीं। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था कि 80% क्षारीय भोजन हो और 20% हमारा एसिडिक हो, यानी पका हुआ भोजन 20% और 80% हमारा कच्चा भोजन, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा हमेशा के लिए अच्छा रह सकता है। और सर दर्द ही क्या, कोई भी रोग आपको नहीं होगा। तो अब ये हमें तो रोटी चाहिए। आपको बहुत सुंदर। एक प्रश्न था। हाँ हाँ ये आपने रीढ़ वाला जो इसको बताया ठंडा करना, तो इसको समर में भी कर सकते हैं क्या, बाथरूम में? थोड़ा सा, हाँ बता सकते हैं ना। मैं आपको मेरे पास ही है, पास में ही मैं इस रूम में बैठा हूँ, ये व्यवस्था है। कटी स्नान के लिए 2 टब रखे हैं मेरे पास, दिखा दूँ आपको अभी? जी हाँ, अभी अभी दिखा सकता हूँ मैं। ये 2 चीजें देखना चाहेंगे आप? जी जी। हाँ तो मैं दिखाता हूँ, ये मोबाइल वहीं ले चल रहा हूँ मैं, बाथरूम में पास में ही रखा है यहाँ। ये देखिए आप, ये टब है, 2 टब है ये। एक ये टब है लाल खाली, ये भी खाली है, इसमें ठंडा पानी भरा हुआ है। दिख रहा है आपको? जी दिख रहा जी है। जी। एक मिनट में लाइट चालू करता हूँ यहाँ की। देख रहे हैं आप? हाँ जी जी जी। दिख रहा था। हाँ ये टब है, ये पानी भरा हुआ है इसमें ठंडा, तो ये खाली भरा हुआ खाली पड़ा है। इसमें गर्म भर लें, इसमें ठंडा भर लें। इधर बैठे फिर इधर बैठे फिर इधर बैठे फिर इधर बैठे, 3 मिनट 1 मिनट के हिसाब से। और एक एपरेटस यहाँ पर और भी है, इसको आप देख लीजिए। ये टंगा हुआ है एनिमा, ये एनिमा पार्ट है। जी जी। इसमें पानी भर करके और आंतों को खाली कर लीजिए। आंतें कभी कभी जब आपको आवश्यकता लगे कि पेट भरा हुआ है, मल बाहर नहीं निकल रहा है, कब्ज है, भूख बंद हो जाएगी, उसके बाद इसमें जैसे ही आप पानी भर करके इसको लेंगे, एकदम फ्रेश हो जाएंगे, आंतें बिल्कुल खाली हो जाएगी। उसके बाद आपको भूख भी अच्छी लगेगी। सर दर्द का इलाज भी एनिमा है। यदि आपको ज़्यादा सर दर्द है, आप तुरंत जाके ठंडे पानी का एनिमा लगा लो, तो पेट एकदम से खाली हो जाएगा, गैसें सुर्खी वो भी निकल जाएगी और एकदम सिर आपका उतर जाएगा। तो ये भी एक टेम्परेरी, उसी समय तत्काल रिलीफ देने वाला इलाज है। और आप पूछिए। पाद स्नान को भी एक बार एक्सप्लेन कर दे सर। फुट फुट बाथ, हाँ हाँ हाँ। फुट बाथ को मैं बता सकता हूँ अभी, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आप मुख समझ। से। हाँ मुख हाँ से बोल दीजिए। देखिए, आप स्टूल पे बैठ जाइए और स्टूल के सामने एक बाल्टी रख लीजिए जो थोड़ी ऊंची हो, जिसमें घुटने घुटने तक पाँव डूब जाए, और घुटने से नीचे पिंडलियाँ उसमें गर्म पानी के अंदर डूब जाए हमारी, और ऊपर से उसको ढक दीजिए कपड़े से बाल्टी को, ताकि उसमें की जो भाप है वो बाहर नहीं जाए। अब आप बैठे हैं तो आप अपने शरीर को एक कपड़े से ढक लीजिए ताकि आपको वायु का स्पर्श नहीं हो। या तो ये क्रिया आप करें तो बंद बाथरूम में करें, ओपन स्पेस पे नहीं करें। पूरे शरीर को ऐसा ढक लें कि आपको वायु नहीं लगे, क्योंकि शरीर आपका गर्म होएगा। जैसे पैर गर्म होंगे तो पैर में जो रक्त की नलिकाएं हैं
उनमें जो रक्त है वो रक्त गर्म होकर के वो ऊपर शरीर की तरफ चढ़ेगा, तो वो आपके गले तक तो ठीक है, गले से ऊपर हम उसको नहीं जाने देंगे। इसलिए हम सिर के ऊपर एक कपड़ा डालेंगे, उस पर ठंडा पानी डालेंगे, सिर को ठंडा रखेंगे और गर्दन से नीचे का स्थान पूरा आपका गर्म हो जाएगा। इसमें आपको पसीना भी आ जाएगा। आप जब कंबल से शरीर को ढकेंगे, अच्छा लपेट लेंगे, तो भीतर पसीना आ जाएगा, लेकिन सिर ठंडा रहेगा। ये शर्त है इसमें, अगर सिर को छोड़ दिया तो सिर चक्कर आ जाएंगे फौरन। इसलिए सिर पर पानी की धारा डालते रहेंगे और एक रेगजिन से पूरे शरीर को ढकते हुए, तो सिर का पानी रेगजिन पे होकर नीचे बह जाएगा, भीतर वाले शरीर को पानी छू भी नहीं पाएगा। ये मैं अभी किसी को दूंगा तो वहाँ वीडियो बना लूंगा इसका। तो इसको कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में फुटबाथ, हिंदी में कहते हैं गर्म पाद स्नान। इससे अनेक रोग ठीक होते हैं। नहीं तो अभी उसको आपको मग से उसके सर पे पानी को कंटिन्यू डालते रहना है और नीचे शरीर को ढक के रखना है। हाँ, एक मग्गे से पतली धार से डालते रहो तो सिर तो ठंडा बना रहेगा, लेकिन पूरे शरीर गर्म हो जाएगा और इसमें पसीना ही पसीना आ जाएगा। इससे आपके चर्म रोग, जितना पसीना चमड़ी में से निकलेगा, चमड़ी के नीचे बहुत सारे विकार छुपे रहते हैं, तो उनको निकालने का तरीका है ये। और रक्त की नली में जब गरम ठंडा लगेगा तो पूरे शरीर में आपको शुद्ध रक्त की सप्लाई होने लगेगी। गंदा रक्त सारा पैरों की तरफ चला जाएगा और पानी में निकल जाएगा। वो पानी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद मैला हो जाता है, जिसमें आपने पाँव रखे हैं वो पानी गंदा हो जाता है। ये गंदगी कहाँ से आई? ये पूरे शरीर की गंदगी पैरों के द्वारा और पैरों के बाद में वो पानी में चली गई। वो पानी बड़ा बदबू करने लग जाता है। इसमें क्या नमक डाला जाता है क्या थोड़ा बहुत? ना, कोई जरूरत ही नहीं नमक की। और पिंडली तक ढकना है पैर को? हाँ, पिंडली तक ढकना है जी, धन्यवाद। हाँ, और पूछिए आप। भाई साहब प्रणाम, सत्यनारायण पाटीदार बोल रहा था, एक प्रश्न था। हाँ, हाँ, पूछिए। आवाज आ रही है भाई साहब? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आवाज भी आ रही, चित्र भी दिख रहा है। जी जी, प्रणाम भाई साहब। निवेदन ये था, जैसे आपने बताया कि 3 मिनट हमको गर्म पानी से स्नान करना है, मतलब गर्म पानी के टब में बैठना है, कटी स्नान, और 1 मिनट हमको ठंडे में बैठना है। हाँ, तो ये कितनी बार करना है, मतलब इसके चक्र कितने देना है? इसमें कुल 18 मिनट होते हैं। 3 मिनट, 1 मिनट, 1 राउंड हुआ, ऐसे 3 राउंड दे दिए हमने, तो 12 मिनट हो गए। अब बचे आपके 6 मिनट, उसमें 3 मिनट गर्म और 3 ही मिनट ठंडा, आखिरी वाला 3 मिनट ठंडा। ये कुल हो गए 18 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्या मतलब स्नान कर सकते हैं जो पेशेंट है या जो सामान्य व्यक्ति है? उसके बाद स्नान नहीं करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो वो स्नान करोगे, उसके बाद में क्या करना है, ये क्रिया में बताता हूँ आपको, कि जी आपको पोंछा लगाना है। गीले कपड़े से ठंडे से लेकर पूरे बदन को पोंछ लेना है, ताकि वो जो ऊपर जो आया हुआ है मैल है चमड़ी के ऊपर, उसको पूरे को निकाल दें। और थोड़ी देर ओढ़ के सो जाएं, तो ओढ़ के सोने से फिर वो पसीना और निकलता रहेगा थोड़ी देर तक, और आधे घंटे के बाद फिर आप स्नान ठंडे पानी से कर लीजिए। ठीक है भाई साहब। जी, धन्यवाद भ्राता जी। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो हैंड रेज करें। और आदरणीय दादाजी से हमारा एक सवाल है कि जब माइग्रेन में दर्द होता है, एक तरफ दर्द होता है और इतना बहुत भयंकर दर्द होता है, जब उसकी कंधे के नीचे के या पीठ की जब कोई नस दबाते हैं तो उसमें बहुत रिलैक्स मिलता है और उसको आभास होता है कि हाँ यहीं से दर्द हो रहा है। हाँ, वो क्या है, जो रक्त का सप्लाई बढ़ जाता है सिर में, तो वो कहीं ना कहीं से, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, ये जो आप बता रहे हो, पर मैं अंदाज से बता रहा हूँ कि वो सिर के ऊपर जो रक्त का जाना है, फ्लो है, वो उसको रोकने का उपाय होगा। जो भी यहाँ से जो नसें हैं, अगर अपन ने ये दबा लिया तो उसको जो है बहुत आवाज होता है कि अरे यहीं से दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है ये। और माइग्रेन ना हो,
जी, दूसरा है माइग्रेन ना हो या माइग्रेन जिनको है उनको अभी क्या उपचार करना चाहिए, उपाय करना चाहिए? एक तो पेट साफ करना चाहिए, ये देखना पड़ेगा कि इनको कब्ज है। अधिकतर लोगों को कब्ज होती है, उसके कारण से ये समस्या पैदा होती है। दूसरा है हमारी नाड़ी तंत्र जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। हमारी दोनों नाक से जब हम लोम विलोम करते हैं तो हम दोनों नाड़ियों का संतुलन करते हैं। तो ये लोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम आप करते रहेंगे तो ये इससे रोग नहीं होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सवाल आदरणीय गणपत लाल जी अंजाना जी। जी ओम, सदन को नमन। आदरणीय दादाजी को भी नमन। मैं ये पूछ रहा हूँ दादाजी कि ये किसी के सिर में पीछे की साइड में चोट लगी हुई हो और कभी कभी दर्द करता हो, तो इसमें नेचुरोपैथी में उसका कोई इलाज है या इसका कोई ट्रीटमेंट दूसरा भी लेना पड़ेगा? देखिए, अगर जहाँ तक चोट का सवाल है तो जहाँ पर भी चोट लगती है उस जगह स्वेलिंग आता है, सूजन आती है। तो उस सूजन के ऊपर हम मिट्टी पट्टी रख सकते हैं। ठंडी पट्टी मिट्टी की रखेंगे तो वो सूजन को निकाल देगी और वो अंग स्वस्थ हो जाएगा। वो चाहे सिर में चोट लगे या और भी कहीं शरीर में लगे। कभी कभी दर्द करता है दादाजी, कभी कभी दर्द करता है, जैसे ये बदल बदल निकलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं तो। हाँ, मौसम के अनुसार। जी। तो देखिए, वो मौसम जब होता है ऐसा तो उसके पहले से कारण आपके शरीर में मौजूद रहता है, जैसे कब्ज जब रहती जी। है तो जनरली तो वो आपको परेशान नहीं करती, लेकिन जब कभी अधिक गर्मी हुई या अधिक ठंड हुई तब उस समय वो कब्ज आपको गैसेस बनाना प्रारंभ करती है और सिर में चढ़ती गैस। तो आप एनिमा ले लें, सीधी बात। साधारण पानी एनिमा। का, हाँ हाँ, बोलिए। नॉर्मल पानी का ही? नहीं, थोड़ा कुनकुना पानी और नींबू डाल लीजिए उसमें, जी। और उसमें आप एनिमा ले लेंगे तो मल भी साफ हो जाएगा, उसमें रुकी हुई गैसेस होगी वो भी साफ हो जाएगी और पेट एकदम से जहाँ हल्का हुआ तो सिर दर्द बंद हो जाएगा। ठीक है दादाजी, प्रणाम। आदरणीय आदरणीय गणपत लाल अंजाना जी राजस्थान से थे, जिनका सवाल था, उनका सवाल का जवाब आदरणीय हमारे सोनी जी ने दिया हुआ। मैं अब चलता हूँ आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं भोपाल से और दिल्ली से। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो आए और दादाजी से संवाद करने का कष्ट करें। हाँ हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दादाजी को प्रणाम करने के साथ में समस्त योगहार परिवार को प्रणाम करती हूँ। मेरा दादाजी, अभी जो आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब ने जो प्रश्न किया कि वो पर्टिकुलर जगह पर दबाने से दर्द कम हो जाता है, तो क्या इसका कारण, माइग्रेन का कारण स्पॉन्डिलाइटिस का डिस्टर्ब होना नहीं है? हो सकता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। स्पॉन्डिलाइटिस में कोई वर्टिब्रा वहां पर प्रेस हो रही होगी, उस जगह पर जब दबाव डालते हैं तो वहां रिलीज हो जाता है वो प्रेसिंग, उसलिए वो दर्द कम हो जाता है। क्या ये कारण नहीं हो सकता? ये मेरा आपसे पूछना है। नहीं नहीं, बिल्कुल है ये कारण, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा गर्दन के थ्रू होता है सिर में। हाँ, इसीलिए। हाँ, और यदि वो नहीं हो पा रहा है, कोई अवरोध है, तो अब जिस किसी को जानकारी है उस स्थान की, तो दबाने से वही काम होगा। हाँ, तो इसमें स्पॉन्डिलाइटिस का वो करवाना पड़ेगा कि भाई कौन सी वर्टिब्रा दब रही है या कहाँ पर वो है, डिफेक्ट है, जो उसकी जो कार्टिलेज जो बीच में दब जाती है, स्पंज जो वो कहीं हो रहा, तो उसको थोड़ा सा टेस्ट करवाना पड़ेगा कि वो किस जगह पर है। और उसके लिए तो फिर योग ही आपका, योग और गर्दन की एक्सरसाइज ही असली इलाज है ना जी। आप बताएं। बिल्कुल, योग में भी गर्दन के व्यायाम है। दूसरा, मैं नेचुरोपैथी की दृष्टि से एक चीज और बताना चाहता हूँ कि वो जो स्पॉन्डिलाइटिस का जो ये मेडुला होता है ना स्थान पीछे, मेडुला ये हड्डी होती है ना हमारी गर्दन के पीछे यहाँ, हाँ बिल्कुल, वो पॉइंट होता है जहाँ से सब नसें निकलती है।
हाँ वहाँ पे सूजन आ जाता है, तो उसको हम गर्म ठंडा सिकाई करके मिट्टी की हाँ पट्टी वो रखते हैं उससे ठंडी। जी जी, वो नेचुरोपैथी के हिसाब से वो इलाज बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे आपने अभी बताया कि लंबे समय तक फलाहार पर रह सकते हैं, पर अब ये बताएं कि जैसे नवरात्र में तो जनरली जो नवरात्र के व्रत करते हैं तो वो दूसरे कामों में बिजी नहीं रहते, शारीरिक काम जहां तक जो सही तरीके से अनुष्ठान या पूजा या करते हैं, पाठ वगैरह या व्रत करते हैं, तो अधिक समय उनका शारीरिक व्यायाम ज्यादा नहीं होता है, मतलब ज्यादा आना जाना कहीं या कुछ मिलना जुलना या किसी से बहुत ज्यादा बात करना लाइक दैट, मतलब कि बहुत शारीरिक ऊर्जा खत्म नहीं होती है। तो वहां तो फलाहार चल सकता है, परंतु वो 9 दिन तो ठीक है, पर बहुत लंबे समय तक जिनको शारीरिक व्यायाम यानी शारीरिक ऊर्जा जिनकी लगती है, जिनको रोज ऑफिस जाना है, बाहर जाना है, घर के भी काम करना है, क्या वो भी लंबे समय तक फलाहार पर रह सकते हैं? क्या उनको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं होगी? क्या उनको प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी ऊर्जा के लिए? जी, आपसे प्रश्न मेरा। हाँ, अब मैं या फिर आपको ये इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसने अपने शरीर की आदत कैसी डाल ली है, ये इसके लिए आप बताएं। मैं आपको मेरा अनुभव बता दूं पहले। जी जी। मैं अभी भी कंटिन्यू हूँ, मुझे 15 दिन हो गए, आज 16वां दिन है। और यदि मेरी इच्छा करे कि आज भोजन करना है तो मैं थोड़ा बहुत भोजन कर सकता हूँ अपनी इच्छा से। कोई ऐसी जिद भी नहीं की है कि नहीं करूँगा। मैंने कल भोजन किया है और आज से फिर वही काम अपना चालू है। देखिए, मेरा एक अनुभव है ये कि उससे ऊर्जा और बढ़ती है, कम नहीं होती। अच्छा, जो शारीरिक मेहनत शारीरिक, करने पर भी। जी हाँ, जी शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों ऊर्जा बढ़ जाती है। कारण क्या है कि जो तत्व आपको मिलना है वो सारे हमारे इन साग सब्जी वाले पौधों में मौजूद होते हैं, और उतने जी होते हैं जितने को हम पचा सकते हैं इजीली। लेकिन जो ठोस भोजन हम करते हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो हम पचा ही नहीं पाते हैं, आधा तो यूं ही पड़ा रहता है। जी। हमारी ऊर्जा पचाने में ज्यादा खर्च होती है ठोस भोजन को, वो पके हुए भोजन को करने में, जबकि फल और कच्चे भोजन को करने में ऊर्जा नाम मात्र की खर्च होती है। तो वैसे भी ऊर्जा का सेविंग होता है हमारे पास तो। जी। वैसे जैसे अब भाई महिलाओं के साथ होता है कि भाई उनको महिलाओं की कह लीजिए या भाई लोग भी कह लीजिए कि बहुत प्रकार के काम करना होता है, बाहर भी जाना होता है, किसी भी प्रकार के ऐसे मेहनत वाले काम भी करना होता है, तो भी चल जाएगा क्या? जी हाँ, चल जाएगा। मैं जो कर रहा हूँ वो बताता हूँ कि कैसा बनाता हूँ मैं उसको। मैं उसका वीडियो बनाया है मैंने। अच्छा अच्छा, मैंने जरूर। मैंने अभी एक सलाद का वीडियो बनाया एक दिन, उसको मेरे योगाहार कार्यक्रम अपने इधर हमारे यहाँ जो है परिवार, योग परिवार, उसमें डाला हुआ है। हम्म, अब इसमें कैसे डलेगा वो मुझे नहीं मालूम, मैं उसमें आपको व्यक्तिगत रूप से उसमें डाल दूंगा। जी जी। तो उसमें मैंने क्या करा है कि लौकी, खीरा ककड़ी, पालक, हरा धनिया और कुछ उसमें मिला लिए हमने अंगूर। अब आप देखो कौन सी चीज छोड़ी है हमने, उसमें सब मिला के, उसमें दही भी मिलाया है, उसमें हमने खोपरे को पीस करके उसकी चटनी बना के वो भी डाला है, मूंगफली के दाने गला के उसका वो भी पेस्ट डाला है, और इतना टेस्टी बनाया है उसको कि एक दिन उसकी पार्टी भी रख लें आपके लिए तो सब इकट्ठे होके आ हाँ जाओगे एक जगह। जी जी, मूंगफली और ये सब चीजें तो प्रोटीन सारा मिल ही जाएगा, वो तो निश्चित है। और अगर कार्बोहाइड्रेट वाली, मैंने इसलिए ये प्रश्न किया कि मैंने कुछ महिलाओं को मतलब ये सलाह दी थी, क्षमा करें, यही माइग्रेन के लिए और भी पेट के तो दुनिया भर की तकलीफें तो रहती हैं हमारे पास महिलाओं के साथ में, तो ये सलाह दी थी कि कुछ दिन आप एसिडिक अन्न छोड़ दीजिए, परंतु हाँ उनकी शिकायत वही रही कि भाई हम तो फिर हमसे तो काम ही नहीं होता है। तो
या तो उनका बनाने का, हालांकि बताया था मैंने ये सारी बातें, आप जो बता रहे हैं सलाद वो बिल्कुल 100% मैं भी उस सबको फॉलो करती हूँ और बताती भी हूँ। परंतु जब कुछ लोगों की, कुछ महिलाओं की शिकायत ये थी कि भाई हम तो ऐसे नहीं रह सकते, हमें तो अन्न चाहिए, हमें तो रोटी चाहिए ही चाहिए, चावल चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया। जी धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने ये प्रयोग नहीं किया है, और मैं बताता हूँ कि ये उपवास नहीं है, ये अल्कलाइन फूड है। हाँ, अल्कलाइन फूड है, ये उपवास नहीं है, ये अल्कलाइन हाँ, ज्यादा जाना है। हमने हमने शरीर को रेस्ट कहाँ दिया है, हमने केवल उसका मार्ग, जैसे एक तो गाड़ी हमारी हाईवे पे चलती है और एक कच्चे रास्ते में चलती है, तो कौन सी गाड़ी अच्छी चलेगी? हाँ, हाईवे पे अच्छी चलेगी। तो हम हमारे शरीर को हाईवे बनाना चाहते हैं। ये हमारा जो अल्कलाइन आहार है, ये हाईवे पे चलन है हमारे जीवन का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न बीच में पूछ रहा हूँ, ये जो सलाद आपने बनाया है इसमें अंकुरित मूंग वगैरह डाल सकते हैं क्या? हाँ, इसमें हाँ अंकुरित हाँ, डाला डाल हुआ है सकते मैंने। हैं, डाल मैंने अभी सकते हैं आप, अंकुरित। हाँ, भूल अंकुरित तो गया मैं। सॉरी, वेरी सॉरी। हमने हमने अंकुरित में से पुड़िया लाता हूँ बनी बनाई, उसमें मूंगफली के दाने हैं, चने हैं, मूंग है, मेथी दाने के भी उसमें वो अंकुर हैं, ये सभी मिला करके ये भी उसमें डाल लेता हूँ मैं। जी तो बहुत सुंदर। ये अल्कलाइन फूड है। संवाद संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार जो चल रहा है इसको मैंने अभी परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को, वृंदावन वालों को सुना कि तुम एकादशी का जब व्रत करते हो तो उसमें फलाहार नहीं करना चाहिए, मर थोड़ी जाओगे, नहीं खाओगे एक दिन तो। उनके ये हाँ, शब्द सुन करके हमने 10वीं को 1 बजे भोजन किया, 11वीं को कुछ नहीं खाया, और द्वादशी को जब सुबह देखा तो घर वाले कह रहे थे कि ये खाना, ये फलाहार वगैरह, मैंने कहा नहीं करना है। तो उस 12वीं को, द्वादशी को भी नहीं लग रहा था कि मुझे कोई, मैं भूखा हूँ, बिल्कुल आभास नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ नहीं खाया है, जो एक हाँ ये मानसिक भाई साहब, सोच है। ये बात बिल्कुल सही है, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि हम अपने आप को अगर हम मन से करेक्ट कर लेंगे ना तो वो एनर्जी रहती है। ये तो बिल्कुल बस सही बात है कि हम अपने आप को पक्का कर लें कि नहीं हमें ये नहीं करना है, तो वो एनर्जी कहीं नहीं जाती। मैंने प्रश्न दादाजी से इसलिए किया था कि बहुत से मरीज, बहुत सी महिलाएं जो इस प्रकार का वो करती हैं, तो अब उनसे ये सलाह देना भी कि भाई तुम मन को पक्का करो, थोड़ा मुश्किल ही होता है, बस और कोई बात नहीं। मन को पक्का करना अति आवश्यक है। 11 लाख किलोमीटर परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी ने जो पूरे देश भर में प्रवास किया था 2013-14 में, उस समय जो है वो सिर्फ सब्जी लेते थे, जैसा दादाजी ले रहे हैं, सिर्फ फल सब्जी वगैरह लेते थे, और पूरा मेहनत 11 लाख रात दिन चलना, गाड़ी में सोना या फ्लाइट में सोना और दिन में सवाएं करना, उन्हें यही पता नहीं था हम कहाँ आ गए सुबह और बोलना शुरू हो। तो इतनी मेहनत उसमें ये देखा और उन्होंने बोला है। तो जैसा दादाजी कह रहे हैं कि महिलाएं ये सोच लेती कि चावल रोटी ही हमारा आहार है, जब तक हम नहीं खा लेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा, इसलिए उनके मन में ऐसा आता है। और रंजना जी का हैंड रेज है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपना सवाल रखें। रंजना जी को धन्यवाद आदरणीय। और हमारे मुख्य वक्ता जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जैसे नॉर्मल जिंदगी हम जीते रहते हैं और अचानक से कभी एकदम से चक्कर आना या फिट्स आना, ये भी माइग्रेन की समस्या हो रही है क्या? जी एकदम क्या से फिर से जैसे थोड़ा सा, सामने कुछ दिखाना, थोड़ा फिर से दोहरा दीजिए। जैसे कि हम नॉर्मल नॉर्मल जीते हैं और एकदम से कभी अचानक से हमें पता चलता है कि हमें आंखों से हमें एकदम से कुछ दिखाई नहीं देता है, या फिट्स आना बोलते हैं हम उनको, तो ये भी माइग्रेन ही है। माइग्रेन क्या होता है, ये आधे सिर में होता है, आधे सिर में दर्द होता है, और कभी ये सूर्योदय पर होता है और दोपहर आते आते शाम होते होते अपने आप कम हो जाता है। दौरा है, दौरे से आता है ये। तो चाहे सिरदर्द किसी भी प्रकार का है, हम आपको बताएं, गहरी नींद यदि आपकी आती है, आप ये कुंजर क्रिया कर लीजिए, नेति कर लीजिए, और भोजन का तरीका बदल दीजिए, आप अल्कलाइन फूड पे आ जाइए। और कब्ज अगर हो तो एनिमा तत्काल अगर कम करना है तो एनिमा से निकाल दीजिए, और फिर बाकी तो वो
मिट्टी पट्टी लगाना पेड़ों पे, वो आप 2-4 दिन लग जाएंगे उसमें। लेकिन तत्काल करना है तो एनिमा लगा लो, नेति कर लो, कुंजर कर लो। और अच्छी गहरी नींद आपको नहीं आती हो तो भ्रामरी प्राणायाम कर लो आप। रात को अंधेरा करके सो, लाइट में जलाओ, गहरी निद्रा आते ही ये रोग दूर हो जाएगा आपका। जी बहुत सुंदर दादाजी। और समय को ऐसे लगता है कि आपसे तो लगातार संवाद करते रहे। आपके पास जो अथाह सागर है और हम निश्चित आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग नियम संयम के साथ ऐसे और बढ़े तो निश्चित हम सबको लाभ होगा। और अंतिम में मैं आदरणीय मेहरा जी जिनका हैंड था वो आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपने संवाद करके आभार भी ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। रमेश चंद्र मेहरा जी शायद चले गए तो आदरणीय श्री पवन कुमार सर भी रह गए हैं, उनको भी जी पवन कुमार जी हैं। जी मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के योग क्लास और आज द्वितीय सत्र में आदरणीय सोनी जी के जो संवाद हुआ है माइग्रेन के ऊपर, इस पर आप अपना कमेंट देने का कष्ट करें। जी नमस्कार, प्रणाम आज के मुख्य वक्ता मनोहर लाल जी को। बहुत सुंदर आज की आपका वक्तव्य, आपका अनुभव हमारे सामने आपने रखा, बहुत बढ़िया। मुझे भी लगता है कि ये जो माइग्रेन की समस्या है, कई बार हम कहते हैं ये परिस्थिति पर भी शायद काफी बार आधारित हो जाता होगा कि हम किसी विशेष परिस्थिति में गए, स्ट्रेस में गए, तो उसकी वजह से ये समस्याएं जो है बिल्कुल वो जब आ जाती हैं। और वर्क रिलेटेड जब स्ट्रेस होता है तो तब भी ये जो समस्याएं हैं, इसका क्या निदान हो सकता है कि वर्क रिलेटेड कोई समस्या आई लगातार कोई? ये मैंने भी किया है, लगातार काम किया है। वो काम उस समय में योग वगैरह नहीं करता था, नेचुरोपैथी भी नहीं जानता था, तो ये आँखों से स्टार्ट होता था मेरे को। क्योंकि लगातार हम आँखों का प्रयोग करते हैं तो ये आँख के यहाँ कोने से स्टार्ट होके फिर सिर की तरफ जाता और बहुत तेजी से वो होता क्या था उसमें, मैं आज उसको समझ रहा हूँ कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन अचानक बढ़ जाता था सिर में, क्योंकि वो नसें थक जाती थी तो ढीली हो जाती थी ब्लड की नसें, तो बहुत सारा रक्त में भर जाता था और हथौड़े जैसे बड़ांग 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 जो है सूझी नहीं पड़ती थी। अब क्या करें, उस समय कुछ जानता भी नहीं था मैं। जब उल्टी होती थी मेरे को तब जा करके ये अपने आप बंद हो जाता था। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ऐसे समय पे आप कुंजर क्रिया कर लो, पानी पियो 4-5 गिलास और उलट दो उसको। योग में करते हैं ना अपन षटकर्म में। जी 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 मेरा तात्पर्य ये भी था कि जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, जो मतलब कार्य आधारित वर्क प्लेस, मतलब कि जो ऑफिस वाले जो स्ट्रेस हैं वो कई तरह के होते हैं, कई परिस्थितियों पर भी आधारित होते हैं। तो उसके लिए जो हमारा त्वरित तरीका है वो यही है कि हमने इसको पानी पिया और उसकी वजह से फिर हमने उसको बाहर पलट दिया, जैसे आपने बताया। और भी एक उपाय बताता हूँ तत्काल वाला। जी आप अपने पेट पर ठंडे पानी का कपड़ा 5 मिनट तक घुमाइए, बार बार उसको ठंडा करिए, वो एक बार में गर्म हो जाएगा। बर्फ के पानी में डुबा दीजिए उसको, लेकिन ऐसी जगह में करिए जहाँ हवा नहीं लगती हो। पेट को बिल्कुल आप लेट जाओ औंधे और अपने घर में किसी से भी कह दो भैया पेट पे ये कपड़ा घुमाओ, बार बार ठंडे पानी में डुबाओ 5 मिनट तक। आपका सर दर्द भी उतर जाएगा, आपने कितना भी काम किया होगा। और रीढ़ के अंदर नसें होती है जो ब्रेन से निकलती है, वो अपने आप ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर के और पुनः वो पावरफुल हो जाएगी। वो थक जाती है नसें, असल में काम करते 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 नसें थक जाती है तो उनमें गर्माहट आ जाती है। आप अगर रीढ़ को देखेंगे तो देखेंगे कि आप उल्टी हथेली करके देखो तो गर्म लगेगी आपको रीढ़। वो रीढ़ जैसे ही आपकी ठंडी हुई, आप में उतनी ऊर्जा फिर वापस आ जाएगी। सारी नसें हमारी ब्रेन में गई हुई है और ब्रेन को गर्म कर देती है उन्हें। जैसे रीढ़ ठंडी करी तो ब्रेन ठंडा हो जाएगा आपका। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। त्वरित उपाय भी मिल गए हैं।
तो ये आपके इसके जो आज का कार्यक्रम आपका रहा, निश्चित रूप से बहुत फायदा सभी को रहा है। उन्होंने इसको समझा है और कुंजन क्रिया और एनिमा का जो उपयोग है उसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। इसको अब जब प्रयोग कोई व्यक्ति करेगा तो और ये किट्स मेरे ख्याल से ऑनलाइन अवेलेबल है बहुत सारे एनिमा के, तो उनको लिया जा सकता है और स्टोर में भी मिल जाएंगे। स्टोर में तो खैर अब उपलब्ध नहीं इसके। तो आज की वार्ता बहुत अच्छी रही और आज की योग कक्षा का भी बहुत अच्छा, वंदना जी ने बहुत अच्छा वो योग कराया, तो उनको भी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्र को अब मेरे ख्याल से समापन की तरफ बढ़ता है जी। बहुत बहुत साधुवाद। और आज का व्यवहार का द्वितीय सत्र भी आज अब हम समापन करते हैं। हमारे आदरणीय वंदना जी जिन्होंने प्रथम सत्र में योग कराया, उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनका बहुत बहुत आभार। द्वितीय सत्र में आदरणीय मोहनलाल सोनी जी ने जो माइग्रेन के ऊपर हम सबको मार्गदर्शन दिया, उनका बहुत बहुत आभार। और उपस्थित भाई बहनों ने जिन्होंने अपना सवाल किया, समाधान हुआ और जाना और देखा, और उन सबका आभार करते हुए आज की योगा कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। और जिन आदरणीय रंजना जी ने आदरणीय मोहनलाल जी से और वंदना जी से जो संवाद किया, उनको योगा में लाए, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम।